नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, इधर 2-3 वीडियो से हम लोग फ्रांस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस का इतिहास बड़ा रोचक है और उसमें कई मामले ऐसे हैं कि जो कि बड़े रोचक हैं। और हालांकि आपको जैसे आज का जो टॉपिक है ड्रेफस का मामला और फ्रांस के तृतीय गणतंत्र के भविष्य के साथ इसका संबंध, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ड्रेफस अफेयर। तो ड्रेफस अफेयर एक्चुअल में है तो एक कहानी जैसा आपको लगेगा, लेकिन वास्तव में इससे जो फ्रांस के लोगों की मानसिकता समझ में आती है, खास करके वहाँ की जो मिलिट्री थी, वहाँ के मिलिट्री में जो अधिकारी वगैरह थे उनकी क्या मानसिकता थी, फ्रांस के जो आम लोग थे उनके अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी वो भी इससे पता चलती है। साथ ही साथ जो राजनीतिक दल थे उनकी उठापटक के बारे में भी हमें पता चलती है। तो आइए इस बहुत ही रोचक मामले के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें संकोच न किया करें, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे हमारी सहायता होगी, मुझे सहायता मिलेगी। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, ड्रेफस का मामला और फ्रांस के तृतीय गणतंत्र के भविष्य के साथ इसका संबंध। मित्रों, यद्यपि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आपका रिस्पांस भी ठीक ठाक मिल रहा है उस पर। तो तृतीय गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और उसमें स्थिरता भी आ चुकी थी। फिर भी गणतंत्र विरोधी तत्व राजतंत्र की स्थापना के लिए सक्रिय थे। तृतीय गणतंत्र वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजतंत्रवादियों और गणतंत्रवादियों के बीच में एक तरह का संघर्ष चल रहा था। दोनों ही इस फिराक में थे कि हमारी सत्ता स्थापित हो जाए। तो अतएव तृतीय गणतंत्र का अस्तित्व खतरे में था। गणतंत्र विरोधी तत्वों का विचार था कि प्रथम तथा द्वितीय गणतंत्र की तरह तृतीय गणतंत्र का भी विनाश हो जाएगा, यानी वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। 1885 ईस्वी में फेरी के मंत्रिमंडल के पतन के पश्चात फ्रांस की राजनीतिक स्थिति एक बार पुनः अनिश्चित हो गई। फ्रांसीसी गणतंत्र के रक्षक एवं उसके प्रधान आधार स्तंभ गैम्बेटा का 1882 ईस्वी में देहांत हो चुका था, निधन हो चुका था। अब कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रहा जो राजनीति को ऊंचे स्तर पर रखकर देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाए, और जो भी हालात हैं उन हालातों से निपटने की जिसमें क्षमता हो, जो गणतंत्र को अक्षुण्ण रख सके। तो ऐसे हालात में तृतीय गणतंत्र को 3 प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो बुलांजे का आंदोलन, कभी इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, ड्रेफस का मामला और चर्च के साथ झगड़ा। तो अगले कुछ वर्षों में सबसे अधिक उत्तेजना ड्रेफस के मामले के कारण रही। हर तरफ इसी मामले की चर्चा होती थी और फ्रांस की जो, अगर आजकल की तरह जैसे टीवी में ओपिनियन पोल कराते हैं, अगर आप ओपिनियन पोल का सिस्टम उस समय रहा होता तो आप देखते कि किस तरह से फ्रांस के लोग इस मामले में बंटे हुए थे। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मामला था क्या, ड्रेफस अफेयर था क्या। ड्रेफस के मामले की कहानी 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जब अल्फ्रेड ड्रेफस नामक एक एल्सेस निवासी यहूदी को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रेफस जनरल स्टाफ का एक सैनिक अफसर था तथा उसके ऊपर यह आरोप था कि वह अपने देश के सैनिक भेद शत्रु देश विशेषकर जर्मनी को देता है। जैसा कि आप जानते हैं, जर्मनी अपना एकीकरण कर रहा था तो फ्रांस के साथ उसकी तनातनी थी।
और जर्मनी का एकीकरण पूरा भी हुआ था फ्रैंको पर्शियन वार के साथ। तो ऐसा उसके ऊपर आरोप था कि अपने देश के सैनिक भेद शत्रु देश विशेषकर जर्मनी को देता। तो वास्तव में कप्तान ड्रेफस गणतंत्रवादी था और उसके राजतंत्रवादी तथा कैथलिक साथी एवं अफसर उससे चिढ़ते थे। अब आप देख लीजिए, यहाँ भी वही गणतंत्रवाद और राजतंत्रवाद का झगड़ा कहीं न कहीं पीछे से काम कर रहा था। साथ ही साथ फ्रांस जो था रोमन कैथलिक को मानता था, बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट थे। तो लेकिन जो फ्रांस का जो चर्च था वो ज़्यादातर उसमें कैथलिक लोग ही थे। तो उन्होंने यानी कि जो ड्रेफस को से जलते थे, ड्रेफस से जो लोग ईर्ष्या करते थे, तो उन लोगों ने उसे दोषी ठहराने के लिए अनेक जाली पत्र बनाया और उस पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में उसे दोषी ठहरा दिया गया। अब ये लंबी कहानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप डिटेल में पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। यहाँ आपके परीक्षा के दृष्टि से मैंने उतना ही दिया है स्लाइड्स में, जितने से आपका काम परीक्षा में चल जाए। तो मुकदमे में उसे दोषी ठहराया गया। खूब बहस हुई दोनों तरफ से, पक्ष में विपक्ष में, दोनों तरफ से तर्क दिए गए। तो पेरिस के सैनिक स्कूल के आंगन में ड्रेफस की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की गई। उसकी तलवार को तोड़ डाला गया, उसकी वर्दी को फाड़ डाला गया और इसके पश्चात उसे आजीवन कारावास का दंड भुगतने के लिए डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया, जो गुयाना, फ्रेंच गुयाना कहते हैं, गुयाना से भी दूर एक उपनिवेश था, फ्रेंच उपनिवेश था, डेविल्स आइलैंड। तो अल्फ्रेड ड्रेफस ने अपने आप को निर्दोष बताया, परंतु फ्रांस में आमतौर पर उसके अपराध को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि यहूदियों के विरुद्ध सर्वसाधारण के मन में एक प्रकार की नफरत व्याप्त थी। देखिए, यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये यहूदियों से जर्मनी वाले, इटली वाले सब जब आप पढ़ेंगे जर्मनी इटली का इतिहास तो देखेंगे, सभी उनसे घृणा करते थे। तो पनामा नहर के झगड़े में भी यहूदी लोग ही विशेष रूप से सरकार की बदनामी का कारण थे। तथापि बहुत से लोगों को ड्रेफस के दोषी प्रमाणित किए जाने पर संदेह था, यानी कि ड्रेफस को निर्दोष मानने वालों की कमी नहीं थी, बहुत सारे लोग उसे निर्दोष मानते ही थे। तो मित्रों, 1896 ईस्वी में पुनः ड्रेफस के मामले की गूंज सुनाई दी। 1896 में एक सरकारी गुप्तचर अधिकारी कर्नल पिकार्ड ने यह पता लगाया कि जिस प्रपत्र के लिए कुछ समय पूर्व ड्रेफस पर अभियोग लगाया गया था वह जाली था और वह सेना के एक दुराचारी अफसर मेजर इस्तरहेजी की करतूत थी। तो ये कोई नई बात नहीं थी, जाली कागजात तैयार करके किसी को भी फंसाया जाता था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें होती रहती थी, तो ड्रेफस को भी फंसाने के लिए जाली कागजात तैयार किए गए थे। तो इस आधार पर कर्नल पिकार्ड ने मांग की कि ड्रेफस के मामले पर फिर से विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। पिकार्ड के उच्चाधिकारी उसके प्रयासों के प्रति आभार भी न प्रकट कर सके, क्योंकि मार्शल लॉ के निर्णय को त्रुटिपूर्ण सिद्ध करने से सेना का अपमान होता है। यानी अगर ड्रेफस को निर्दोष साबित कर दिया जाता तो उसकी जिम्मेदारी सेना पे आती कि उसको झूठे मुकदमे में फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया। अतः सेना के साख का सवाल था, सेना अपनी साख बचाना चाहती थी, इसलिए तत्कालीन सरकार एवं सैनिक अफसरों ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया। और पिकार्ड, जो कि सबूत खोज करके लाया था, उसको उसके पद से पदच्युत करके उसके स्थान पर कर्नल हेनरी को नियुक्त किया गया। कर्नल पिकार्ड को ट्यूनिस में एक सैनिक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ड्रेफस का मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया, चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी, जगह जगह उसकी चर्चा हो रही थी, मीडिया में उसकी चर्चा हो रही थी। तो इस प्रश्न पर सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक संकट की आशंका होने लगी। समस्त राष्ट्र दो पक्षों में विभक्त हो गया। यह सनातनी से यहाँ मतलब यह है कि जो लोग ये मानते थे कि
वो दोषी है, जो पुराने विचारधारा के लोग थे वो सनातनी थे, और सुधार जो नई विचारधारा के लोग थे। तो सनातनी लोगों एवं सुधारकों के बीच एक झगड़ा बन गया। तो जनवरी 1898 एमिली जोला नामक एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार ने पर्याप्त साहस और योग्यता के साथ एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उसने ड्रेफस का कोर्ट मार्शल करने वाले न्यायाधीशों की कठोर निंदा की और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एमिली जोला के बारे में निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत मशहूर उपन्यासकार था वो। तो बहुत से अन्य प्रख्यात साहित्यकारों और विद्वानों ने भी इसके संबंध में सवाल उठाए, तत्संबंधी निर्णय पर सवाल उठाया और ड्रेफस को निरपराध घोषित किया। जोला के ऊपर मानहानि का अभियोग लगाकर उसको 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया और जेल से छूटने के पश्चात वह विदेश चला गया। किंतु जोला कांड से ड्रेफस कांड को और अधिक उत्तेजना मिली। सरकार ने ड्रेफस के मामले को सदैव के लिए समाप्त घोषित कर दिया। मित्रों, फिर देखिए साल भर बाद ही 1899 में पुनः पासा पलटा। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कर्नल हेनरी ने यह स्वीकार करते हुए कि उसी ने एक जाली लेख उसको दोषी यानी ड्रेफस को दोषी सिद्ध करने के लिए तैयार किया था, आत्महत्या कर ली। ये कर्नल हेनरी वही है जिसको पिकार्ड की जगह पर रखा गया था। तो मेजर स्तरहेजी ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और देश छोड़कर भाग गया। 3 घटनाओं के कारण सरकार को बाध्य होकर इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़ा। ड्रेफस को शारीरिक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में फ्रांस लाया गया और उसके मुकदमे की फिर से जांच शुरू हुई। देखिए, जो सैनिक होते हैं, जो अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह के झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो उनको मानसिक और शारीरिक कष्ट तो होता ही है। गोली खा के मर जाएं वो युद्ध के मैदान में, उससे उनको कष्ट नहीं होता, लेकिन उनको गद्दार कहना, उनको देशद्रोही कहना, इससे उनको ज़्यादा कष्ट होता है। वही ड्रेफस के साथ भी हुआ और वो शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तो उसके विरुद्ध प्रमाणों का नितांत अभाव था, किंतु सेना के अधिकारी उसे पुनः दोषी ठहराने पर तुले थे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेना की साख का सवाल था, सेना के निर्णयों पर प्रश्न उठने लगेंगे। हो सकता है कुछ पहले के जो निर्णय हो उस पर भी लोग जांच करने की मांग करें। तो फिलहाल जांच में उसे फिर से दोषी सिद्ध करार दे दिया गया, लेकिन चूंकि वो लोग जानते थे कि वो निर्दोष है, जबरदस्ती उसको दोषी करार दिया जा रहा है, तो इसलिए इस बार उसकी सजा उम्र कैद से घटा करके 10 वर्ष कर दी गई। और फिर इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना विशेषाधिकार प्रयोग करके उसे क्षमादान प्रदान करके मुक्त कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने समस्या का हल निकाला कि चलो, जिन लोगों की मांग थी कि वो निर्दोष है तो उसको मुक्त कर दिया गया, और उधर सेना वगैरह भी संतुष्ट हो गई कि दोषी होते हुए भी उसको मुक्त किया गया। तो ड्रेफस के समर्थक उसकी मुक्ति के साथ साथ उसे निर्दोष भी साबित करना चाहते थे, इसलिए वे रेंस के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। 1906 ईस्वी में यह मामला फिर से न्यायालय के सामने आया और इस बार ड्रेफस को बिल्कुल निर्दोष सिद्ध किया गया। क्योंकि देखिए, 1906 में शताब्दी बदल गई थी, 20वीं शताब्दी में आ गए थे और बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हो चुके थे। तो समय की मांग थी कि अब अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, चूँकि वर्षों से ये मांग उठ रही थी, तो इसलिए मैं उसके पक्ष में। गणतंत्र में तो आपको पता ही है कि दबाव गुट बहुत होते हैं, तो एक बहुत बड़ा दबाव गुट था जो उसके ड्रेफस के समर्थक थे और वो उसको निर्दोष साबित करना चाहते थे। तो इसलिए 1906 ईस्वी में ये मामला फिर से न्यायालय के सामने आया और इस बार ड्रेफस को बिल्कुल निर्दोष सिद्ध कर दिया गया। उसके ऊपर से सारे चार्ज हटा लिए गए। उसे सेना में फिर से मेजर के पद पर नियुक्त किया गया और ख़ास बात ये रही कि पेरिस के उसी सैनिक स्कूल के आंगन में जहाँ एक बार उसे अपमानित किया गया था, वहीं उसे फिर पूरे सैनिक सम्मान के साथ
आभूषित किया गया, उसकी तलवार उसको दी गई जो तलवार तोड़ दी गई थी, और साथ ही साथ उसका सम्मान किया गया। तो जोला, एमिल जोला, जिसने ये उस मामले को उठाया था, जिसने लेख लिखा था, इस बीच में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके शव को, उसका जो शव था उसको सम्मानपूर्वक पेरिस में लाकर दफनाया गया। कर्नल पिकार्ड को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया और बाद में वह युद्ध मंत्री बना। तो षड्यंत्रकारी अफसरों को उनकी नौकरियों से पृथक कर दिया गया। इस मामले में गणतंत्र की भारी विजय हुई एवं गणतंत्र विरोधी तत्व जिनमें पादरी वर्ग एवं सेना के बड़े बड़े अफसर थे, पराजित हो गए। तो अभी भी आप देखिए, जो क्रांति के पहले की जो पुरातन व्यवस्था के अवशेष थे, जिनके कारण फ्रांस में पुरातन व्यवस्था के कारण क्रांति हुई थी, तो उसके अवशेष अभी भी बाकी थे, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। उनमें पादरी वर्ग भी था, उसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, जिसमें सेना के बड़े अफसर थे, कुछ राजतंत्रवादी थे, इस तरह के लोग थे, लेकिन अब उनकी पराजय हो गई थी। तो ड्रेफस के इस साधारण से मामले में देशद्रोह का अपराध लग गया था और इस कारण इसका विशेष महत्व था। दलीय और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं एवं स्वार्थ ने इस मामले को स्वार्थ पूर्ति का साधन बना दिया तथा वैधानिकता के प्रश्न को खूब तोड़ा मरोड़ा गया। जो लोग यहूदियों से घृणा करते थे, उन्होंने इस मामले को लेकर देशवासियों को भड़काने की चेष्टा की और पादरी वर्ग उनसे जा मिला। कहने का मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे एक बार वहाँ दंगे फसाद करने की कोशिश की गई। राजतंत्रवादियों ने इस अवसर का अनुचित लाभ उठाकर यह प्रचारित किया कि यह गणतंत्र की भारी असफलता थी। इस भीषण कुचक्र को दबाने में असफल होने के कारण उनका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत ड्रेफस समर्थकों ने, जो ड्रेफस को निर्दोष समझते थे, उसके विपरीत जातीय बर्बरता और घृणा की उन्होंने तीव्र निंदा की। समस्त लोग, जिनका यह विश्वास था कि सेना को सार्वजनिक पदाधिकारी के नियंत्रण में होना चाहिए और जैसा कि सैनिक अफसर उस समय कर रहे थे, उन्हें अपने कानून को बढ़कर नहीं, अपने को कानून से बढ़कर नहीं समझना चाहिए, वो लोग ड्रेफस के साथ थे। तो वे व्यक्ति भी ड्रेफस के समर्थक थे, जिन्हें यह विश्वास था कि गणतंत्र को अपमानित करने के लिए ही यह मामला बनाया गया था और जिनकी धारणा थी कि पादरियों को राजनीति से पृथक रहना चाहिए। ड्रेफस कांड के परिणाम स्वरूप ही गणतंत्र एवं चर्च के बीच भीषण संघर्ष भी उभर कर सामने आया, जिसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद है कि ड्रेफस अफेयर आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि इस घटना का बड़ा महत्व है फ्रांस के इतिहास में। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्रांस के क्रांति के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके सुधारों के बारे में, उसकी विजयों के बारे में, उसके पतन के बारे में। और लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं करते। तो इसलिए मैंने इन प्रश्नों पे, जैसे तृतीय गणतंत्र पे और इस पे वीडियो बनाया। महाद्वीपीय व्यवस्था पे भी एक वीडियो डाली थी कल, आप देखिए। आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट बना रखे हैं मैंने, इनका उपयोग कीजिए परीक्षाओं में अपने और परीक्षाओं को क्रैक कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।